हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे पूरे जुलाई महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो जुलाई महीने की मंथली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम पूरे मंथ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने 120 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। जुलाई महीना करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसी महीने में कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी महीने में भारत ने अपना चंद्रयान 3 मिशन भी लॉन्च किया है। इसी महीने में विंबलडन ओपन जो टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है उसका भी आयोजन किया गया था। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस पूरे महीने के अंदर हुए हैं, तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो जुलाई महीने की करंट अफेयर्स को लेकर के आप निश्चिंत हो जाएंगे। फिर इसके बाहर से आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी सारे एग्जाम्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसी तरीके से वन बाय वन क्वेश्चन आते जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप इस साल होने वाला है, इसकी मेजबानी अपने भारत देश को दी गई है और इसी कारण से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप इस साल होने वाला है, ये भारत की मेजबानी में अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेला जाएगा। तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अभिनेता शाहरुख खान को बनाया गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपने इसका आंसर किया होगा। इसी तरीके से मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को इसी तरीके से पूरा ध्यान से देखते हैं तो जुलाई महीने से आने वाले हर एक क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के 26 विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? तो 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ये अप्रैल और मई के महीने में आयोजित किए जाएंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत में 26 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के एक अलायंस बनाया है, यानी कि एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम रखा गया है इंडिया। आई होप आपने इनके बारे में सुना होगा। इंडिया नाम का जो अलायंस है ये कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया है और इसका फुल फॉर्म भी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। तो इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए अलायंस को हराना है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इस क्वेश्चन में आपको बस इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बन गई हैं? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, यहाँ की पहली महिला आईपीएस अधिकारी चुनी गई है तेनजिंग यांकी। तो बिल्कुल आपको इनका नाम याद रखना है, तेनजिंग यांकी। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो होता है ये तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा हर साल दिया जाता है। तो 2023 में ये सम्मान दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सो इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दूं कि पीएम मोदी को तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा उनकी लीडरशिप के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। फिर ये क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से है और इसी तरीके से इस महीने में कई सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट्स हुए हैं जहां से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब कौन से देश ने जीत लिया है? इसका आंसर आप गेस भी कर सकते हैं, क्योंकि एशिया लेवल पर जो कबड्डी का टूर्नामेंट होता है ये अब तक सबसे ज्यादा बार भारत ने ही जीता है। तो इस बार भी भारत ने ही जीत लिया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत ने इस बार फाइनल में ईरान को हरा दिया है और 8वीं बार यह खिताब जीता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह टूर्नामेंट ही 9 बार हुआ है और भारत ने इसको सर्वाधिक 8 बार जीता है। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि यह चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी, तो ये भी याद रखिए इसका मेजबान था साउथ कोरिया का बुसान शहर। साउथ कोरिया का एक शहर है बुसान, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जिसका नाम होगा युगे युगीन भारत, ये कौन से शहर में बनाया जाएगा? तो युगे युगीन भारत जो है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा और ये बनाया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी अनाउंसमेंट की है। विंबलडन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? स्पोर्ट करंट अफेयर्स का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विंबलडन ओपन जो होता है ये टेनिस में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें से तीसरा टूर्नामेंट होता है। तो विंबलडन ओपन के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्लोस अल्कराज जो हैं ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और मौजूदा समय में ये दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस प्लेयर भी बन गए हैं। तो इन्होंने ही विंबलडन ओपन को जीता है और इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया था। देन इसके बाद यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन है कि विंबलडन ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ में ही बताऊंगा। तो विंबलडन ओपन के महिला एकल का खिताब जीत लिया है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कौन से देश से हैं ये इनके नाम से आप गेस कर सकते हैं। ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, चेक गणराज्य, और इन्होंने फाइनल में हराया था ट्यूनीशिया की ओंस जबेयर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंबलडन ओपन 2023 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो सब मैंने यहाँ पर एक ही पेज पर लिख दिए हैं। जैसे कि पुरुष एकल के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज और उप विजेता हैं नोवाक जोकोविच, क्योंकि कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हरा करके टूर्नामेंट जीता था। महिला एकल की बात करें तो मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है और ओंस जबेयर को इन्होंने हराया था। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस कंट्री से कितने राफेल एम विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इंडियन नेवी के लिए टोटल 26 राफेल एम विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो राफेल समुद्री विमान है इनको शॉर्ट में राफेल एम एयरक्राफ्ट बोला जाता है और इनको फ्रांस की जो कंपनी बनाती है उसका नाम है डसाल्ट एविएशन। डसाल्ट एविएशन नाम की कंपनी के द्वारा इनको बनाया जाता है और ये 26 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाएंगे। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल पीस इंडेक्स हाल ही में जारी हो चुका है और इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बेस्ड एक संस्था है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है वो है 126वीं। टोटल 163 देशों में भारत को 126वें नंबर पर रखा गया है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप कंट्री कौन सा है, यानी कि वो कंट्री कौन सा है जो कि दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश है, मोस्ट पीसफुल कंट्री है, तो वो है आइसलैंड। आइसलैंड। और इसी सूची में सबसे आखिरी नंबर पर यानी कि 163वें नंबर पर है अफगानिस्तान। यानी कि जो अफगानिस्तान है वो दुनिया का सबसे अशांत देश है। आप जानते हैं यहाँ पर अभी तालिबान का शासन है, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। 26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान पर भारत मंडपम का उद्घाटन किया है? तो भारत मंडपम क्या है? ये एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर है, यानी कि यहाँ पर सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। तो भारत मंडपम नाम का ये जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नई दिल्ली के अंदर ये जो भारत मंडपम बनाया गया है ये संघ के आकार में बनाया गया है और पीएम मोदी ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 123 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसको बनाने में 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी है कि इस साल सितंबर महीने में G20 के लीडर्स का जो सम्मेलन होने वाला है भारत की अध्यक्षता में, वो इसी भारत मंडपम के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। वैसे इस साल अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं उस पर मैंने एक टॉपिक वाइज वीडियो बना दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो अभी आगे देखते हैं 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो एशियन गेम्स जो है वो आयोजित होने वाले हैं चीन के हंगझोउ शहर के अंदर। इस बार के जो 19वें एशियन गेम्स हैं उनका मेजबान कौन है? चीन का हंगझोउ शहर। तो इसमें जो भारत की क्रिकेट टीम है उसके कप्तान होंगे ऋतुराज गायकवाड़। यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो 19वें जो एशियन गेम्स हैं इनमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है और क्रिकेट में भारत की दोनों टीमें जाएंगी, यानी कि पुरुष और महिलाएं। तो जो मेंस की टीम होगी उसके तो कैप्टन होंगे ऋतुराज गायकवाड़ और जो वुमेन्स की टीम होगी उसकी कैप्टन होगी हरमनप्रीत कौर। तो दोनों लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसने दुनिया का पहला मीथेन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो मीथेन से चलने वाला विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया है चीन कंट्री ने।
सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है लैंड स्पेस, और इसी कंपनी ने हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है जूके 2। और इस रॉकेट के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल किया गया वो था CH4 यानी कि मीथेन। तो मीथेन पर संचालित दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है चीन देश ने। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से शहर के अंदर वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर आप इजिली कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वीर सावरकर के नाम पर जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी यानी कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो इसी एयरपोर्ट पर एक नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन बनाया गया है जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पोर्ट ब्लेयर। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि महिलाओं के लिए इस साल का ये सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023। ये 4 साल में एक बार होता है और इस बार इसकी 2 कंट्रीज मेजबानी कर रहे हैं। एक तो है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं। क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी इसके बारे में एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि इसका होस्ट कंट्री आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या है? इसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग है यूनिटी। ऑफिशियल मैच बॉल की बात करें तो वो है ओशियान्स। ये जो बॉल है उसको एडिडास कंपनी ने बनाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑफिशियल मैस्कट यानी कि शुभंकर की अगर हम बात करें तो वो है ताजुनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताजुनी जो है वो एक पेंगुइन है, तो इसको इसका शुभंकर बनाया गया है। तो इस टूर्नामेंट के बारे में यही कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको बता दूं कि स्पोर्ट करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2023 सीरीज के अंदर मैंने स्पोर्ट करंट अफेयर्स की वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर सभी स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स को हम लोगों ने कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। 27वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब कौन सी टीम ने जीत लिया है? तो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर की महिलाओं की फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है उसको इस बार जीत लिया है तमिलनाडु की टीम ने। तो बस यहाँ पर आपको विनर का नाम याद रखना है, तमिलनाडु की टीम ने जीता है और इसने फाइनल में हरियाणा को हराया था। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट कर दिया गया है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में बास्केटबॉल के लिए जो संस्था है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं आधव अर्जुन। और इसको आप इजीली याद भी कर सकते हैं क्योंकि जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो खेल जगत में दिया जाता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं आधव अर्जुन। हाल ही में BCCI ने निम्न में से किसे टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक घोषित किया है? तो भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है यानी कि BCCI, उसने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य प्रायोजक बनाया है ड्रीम 11 को। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो ड्रीम 11 है ये भारत की एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है और इसको 3 साल के लिए टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक बनाया गया है। पहले बायजूस थी, यानी कि पहले अगर आप देखेंगे तो भारत की क्रिकेट खिलाड़ियों की जर्सी पर बायजूस का लोगो था, लेकिन अब उसकी जगह पर ड्रीम 11 को मुख्य प्रायोजक बना लिया गया है। 22 से लेकर के 24 जुलाई तक अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो की मेजबानी किस शहर ने की है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर सम्मेलन और एक्सपो आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस सम्मेलन के अंदर 25 कंट्रीज के 450 से भी ज्यादा मंदिरों के जो प्रतिनिधि हैं वो आए हुए थे। तो ये कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। देन इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेस टेक्नोलॉजी में ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि भारत ने अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दिया है। तो इसरो ने आपको बताना है कौन से प्रक्षेपण यान से 14 जुलाई के दिन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि LVM-3M4। LVM-3M4 रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च कर दिया गया है। भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है टू डिमॉन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। और दूसरा है टू डिमॉन्स्ट्रेट रोवर ऑपरेशंस ऑन द मून, यानी कि चंद्रमा पर रोवर को सफलतापूर्वक संचालित करना है। और तीसरा है
टू कंडक्ट इन सेतु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन द लूनर सरफेस, यानी कि चंद्रमा की सतह पर वहीं पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना है, वैज्ञानिक प्रयोग करना है। आपको बता दूं कि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर, और लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम, विक्रम लैंडर इसको नाम दिया गया है। और तीसरा है रोवर, रोवर को नाम दिया गया है प्रज्ञान। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये भी याद रखिएगा कि जो भारत का चंद्रयान 3 भेजा गया है ये कहाँ पर लैंड करेगा, ये चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा, साउथ पोल पर। देन इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन सा बन गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन अभी तक था पेंटागन, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है, लेकिन अब इसको पीछे छोड़ दिया है भारत की एक बिल्डिंग ने जिसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। और इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यह गुजरात के सूरत में बेस्ड है और यहाँ पर डायमंड यानी कि हीरो का व्यापार किया जाएगा। तो सूरत डायमंड बोर्स जो है वो अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग बन गया है। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो वीडियो को ऐसे ही आपको ध्यान से देखते चलना है। वीडियो को देखने के बाद जुलाई महीने से आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से और कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा राज्य है जहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का हाल ही में निधन हो गया है। तो ओमन चांडी जो हैं ये केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केरल के मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है पिनराई विजयन। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मोबाइल दोस्त नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो मोबाइल दोस्त जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, ये लॉन्च किया गया है ताकि जो राज्य के नागरिक हैं वो सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे ही ले सके। तो मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने हाल ही में इसको लॉन्च किया था। फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है कि मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये जो चैटबॉट लॉन्च किया गया है ये लोगों को मानसिक संकट से निपटने में हेल्प करेगा। तो इसको लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको नाम क्या दिया गया है, इसको नाम दिया गया है टेली मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने यूक्लिड मिशन लॉन्च किया है। तो यूक्लिड आप जानते हैं यूरोप के एक गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया है और इसको लॉन्च किया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, यानी कि ESA ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूक्लिड मिशन के अंदर इस तरह की एक दूरबीन जो है वो अंतरिक्ष में लॉन्च की गई है। ये जो टेलीस्कोप होगा ये पता लगाएगा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का 95% जो है वो डार्क मैटर से ही बना हुआ है और जो डार्क एनर्जी है ये वो एनर्जी है जिसके जरिए हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो इन दोनों के बारे में स्टडी करेगा ये यूक्लिड मिशन, जिसको हाल ही में ESA ने लॉन्च किया है। वैसे तो ये मिशन यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ही है, लेकिन इसको लॉन्च करने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। फाल्कन 9 जो है ये अमेरिका में स्पेस एक्स जो है उसका रॉकेट है, तो उसी की हेल्प से इसको लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन से परमाणु ऊर्जा स्टेशन में स्थापित किया गया है। तो भारत में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, तो उनमें से जो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यहाँ पर पहली बार भारत ने स्वदेशी रूप से एक रिएक्टर स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ये आप जानते हैं कि गुजरात के सूरत में बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 यूनिट ऑलरेडी काम कर रही थी। यहाँ पे 220 मेगावाट की 2 यूनिट ऑलरेडी ऑपरेशनल थी और इनको बनाया गया था कनाडा की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर 2 यूनिट इसी तरीके से और बनाई जा रही हैं जो कि 700 मेगावाट की है और इनको बनाया जा रहा है NPCIL के द्वारा, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि भारत की कंपनी है। तो 700 मेगावाट की जो तीसरी यूनिट है वो हाल ही में ऑपरेशनल हो चुकी है और इसी कारण से बोला जा रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है वो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन के अंदर स्थापित किया गया है।
फिर ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो भारत की एक सरकारी बैंक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा के अंदर। गुजरात के वडोदरा में इसका मुख्यालय है और इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं देवदत्त चंद। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले संजीव चड्ढा थे, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है देवदत्त चंद ने। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा जुलाई महीने के सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स। तो पहले आप इनको खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक बन गए हैं राकेश पाल, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक बने हैं। कोल इंडिया लिमिटेड जो भारत की एक महारत्न कंपनी है, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं पीएम प्रसाद। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ, ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं आधव अर्जुन। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि भारत का एक सरकारी बैंक है, इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं देवदत्त चंद। फिर महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक और मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनका नाम है अजीत पवार। ये एनसीपी पार्टी से हैं, यानी कि अभी के समय में महाराष्ट्र के अंदर दो उप मुख्यमंत्री कार्यरत हैं। एक तो देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी से हैं, और दूसरे अभी बने हैं अजीत पवार जो कि एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL, इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं रोहित जावा। तो इन सभी लोगों के बारे में याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉजेन डायमंड लीग 2023 में भाला फेंक स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो लॉजेन डायमंड लीग जो है ये एक एथलेटिक्स का टूर्नामेंट था और इसमें भाला फेंक इवेंट को जीत लिया है भारत के नीरज चोपड़ा ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा जो है वो वर्तमान समय में दुनिया के नंबर 1 भाला फेंक खिलाड़ी बन गए हैं। ये रैंकिंग हाल ही में अपडेट हुई थी और विश्व के नंबर 1 भाला फेंक खिलाड़ी भारत के नीरज चोपड़ा बन गए हैं। इंटरनेट की शक्ति का जश्न मनाने के लिए शुरू किए गए उत्सव का क्या नाम है। तो इंटरनेट की शक्ति का जश्न मनाने के लिए हाल ही में एक उत्सव शुरू किया गया है। भारत का जो दूरसंचार विभाग है उसने माईगॉव के सहयोग से इस उत्सव की शुरुआत की है। तो इसका नाम रखा गया है भारत इंटरनेट उत्सव, और इसमें लोगों से बोला गया है कि वो 2 मिनट का वीडियो बनाएं जिसमें उनको बताना है कि इंटरनेट ने किस तरीके से उनकी जिंदगी बदली है। तो भारत इंटरनेट उत्सव इसका नाम है। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 4 जुलाई 2023 को 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 कौन से देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। तो एससीओ का मतलब होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। तो शंघाई सहयोग संगठन के देशों का जो 23वां शिखर सम्मेलन हुआ है वो भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। हालांकि ये वर्चुअल हुआ था, तो इसमें जो सारे लीडर्स हैं वो वर्चुअल माध्यम में ही शामिल हुए थे। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान एक कंट्री जो है वो एससीओ को ज्वाइन किया है, उसका नाम है ईरान। तो ईरान जो कंट्री है वो शंघाई सहयोग संगठन का सबसे लेटेस्ट और 9वां मेंबर कंट्री बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 के अंदर जो 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ है वो भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। ईरान ने नए ज्वाइन किया है इसको, यानी कि ईरान जो है एससीओ का 9वां मेंबर कंट्री बन गया है। थीम की बात करें तो भारत की अध्यक्षता में इसकी थीम रखी गई थी टूवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ, और यहाँ पर सिक्योर का फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर लेटर्स का अलग अलग मतलब है, एस फॉर सिक्योरिटी, और ऐसे ही आप दूसरे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। शंघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य कौन बन गया है, ये है ईरान। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवरेज को 2 गुना कर दिया है। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसमें आप जानते हैं प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, लेकिन इस राज्य ने इसको डबल करके 10 लाख रुपए कर दिया है। तो ये कौन सा राज्य है, ये राज्य है गुजरात। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से राज्य के आथूर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु। क्योंकि जो आथूर बीटर लीफ है, आथूर पान के पत्ते हैं, ये उगाए जाते हैं तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के अंदर। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के अंदर इनको उगाया जाता है और हाल ही में इसको जीआई टैग मिल चुका है। निम्न में से कौन सी कंपनी ने थ्रेड्स नामक एक ऑनलाइन सोशल मीडिया और नेटवर्किंग सेवा की शुरुआत की है।
तो थ्रेड्स क्या है? ये एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से ट्विटर है उसी के जैसा ये एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसको शुरू किया है मेटा प्लेटफॉर्म्स ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फेसबुक और इंस्टाग्राम भी मेटा प्लेटफॉर्म्स का ही है और अब इन्होंने ही थ्रेड्स को भी शुरू किया है। यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलोन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए लोगो और नाम का अनावरण किया है। आपको बताना है कि ट्विटर का नया नाम क्या है। तो एलोन मस्क जो कि ट्विटर के मालिक हैं, इन्होंने रीब्रांडिंग करते हुए ट्विटर के लिए नए लोगो और नाम का अनावरण किया है। तो अब इसका नया नाम हो गया है एक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप इसका नया लोगो देख सकते हैं। अब इसका नाम एक्स हो गया है। हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म की शुरुआत हुई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की शुरुआत हुई है जिसका नाम है XAI। तो आपको बताना है इसको किसने शुरू किया है। तो इसकी शुरुआत की है एलोन मस्क ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो XAI नाम की ये जो नई कंपनी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएगी। तो एलोन मस्क ने इसकी शुरुआत की है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एआई के खतरों पर 18 जुलाई को निम्न में से कौन से शहर के अंदर अपनी पहली औपचारिक चर्चा आयोजित की है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसने पहली बार एआई के खतरों पर चर्चा करने के लिए औपचारिक चर्चा आयोजित की है और ये हुई थी यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में, यानी कि न्यूयॉर्क में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि इस बैठक की अध्यक्षता की थी ब्रिटेन ने, क्योंकि जुलाई महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अध्यक्ष था वो ब्रिटेन ही था। फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है, NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये जो नई तकनीकें हैं, NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स जिसको बोला जाता है वर्चुअल दुनिया, तो इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं इसके युग में अपराध और सुरक्षा को लेकर के एक G20 सम्मेलन हाल ही में हुआ है। और ऑब्वियसली ये भारत की अध्यक्षता में ही हुआ है, क्योंकि भारत ही 2023 के अंदर G20 का अध्यक्ष है। तो ये कहाँ पर हुआ है ये पूछा गया है। भारत में ये गुरुग्राम के अंदर आयोजित किया गया था। जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ NFTs, AI एंड मेटावर्स, ये कहाँ पर हुआ है, गुरुग्राम के अंदर। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर का क्या नाम है। तो हाल ही में भारत के अंदर रीजनल AI न्यूज एंकर लॉन्च किया गया है, यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके रीजनल भाषा में न्यूज को पढ़ता है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है लीसा, और ये ओडिया लैंग्वेज में न्यूज को पढ़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जो ओडिशा टीवी है उसी ने इसकी शुरुआत की है। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है। तो AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम क्या है, इसके जरिए भारत के नागरिकों को AI जो तकनीक है इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो भी निःशुल्क। तो निःशुल्क AI के बारे में ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए ही AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसको भारत के शिक्षा मंत्री ने शुरू किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान ने। विश्व युवा कौशल दिवस कब होता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 15 जुलाई को। आगे मैं आपको इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम में आपको बताऊंगा। तो अभी आगे देखते हैं। देन इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र राज्य के अंदर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है। इसका आंसर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। महाराष्ट्र राज्य के अंदर अभी के समय 2 उप मुख्यमंत्री कार्यरत हैं। एक तो है देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, और जो अभी नए बने हैं उनका नाम है अजीत पवार जो कि एनसीपी पार्टी से हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि 14 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से कौन से शहर के अंदर आयोजित बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो बेस्टिल डे परेड जो होता है ये फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है, और फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस जो है वो 14 जुलाई को होता है। तो ये जो बेस्टिल डे परेड है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था, और इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए हुए थे।
इस दौरान भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का एक दल भी फ्रांस की इस बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लिया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनमें से कौन से देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है, ये फ्रांस कंट्री का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और अभी मैंने आपको बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए हुए थे, तो उसी दौरान फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने पीएम मोदी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने फ्रांस के किस शहर के अंदर अपना नया वाणिज्य दूतावास ओपन करने की अनाउंसमेंट की है? तो पीएम मोदी जब फ्रांस की यात्रा पर थे, तो उसी दौरान उन्होंने अनाउंस किया है कि भारत फ्रांस कंट्री के अंदर अपना एक नया वाणिज्य दूतावास ओपन करेगा, जो कि फ्रांस के मार्सिले शहर के अंदर बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 जुलाई को पीयूष गोयल ने किस ब्रांड नेम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री की शुरुआत की है? तो पीयूष गोयल जो कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में सब्सिडी वाली चना दाल के लिए एक नया ब्रांड नेम जारी किया है, जो कि है भारत दाल। तो भारत दाल के नाम से सब्सिडी वाली चना दाल बेची जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से भारतीय नौसैनिक जहाज ने समुद्री तत्परता अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 के अंदर भाग लिया है? तो ये जो अभ्यास होता है ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस, ये समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के द्वारा आयोजित किया जाता है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस जो है, ये 30 से भी ज़्यादा नेवीज का एक ग्रुप है, तो इसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और इस बार ये हुआ है सेशल्स कंट्री के अंदर। तो ये तो पहले भी होता था, लेकिन भारत ने इसके अंदर पहली बार हिस्सा लिया है। तो भारत का जो जहाज गया था उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम है INS सुनैना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस अभ्यास में आपको दो तीन बातें ही याद रखनी है। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस जो है, ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के द्वारा सेशल्स में आयोजित किया गया था और भारत के जिस जहाज ने हिस्सा लिया है उसका नाम है INS सुनैना। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार पिछले 15 सालों में भारत ने कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है? जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP। तो सवाल में यहाँ पर जो पूछा गया है कि भारत ने पिछले 15 सालों में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, तो इनकी संख्या है 415 मिलियन, यानी कि 41.5 करोड़ लोगों को भारत ने पिछले 15 सालों में गरीबी से बाहर निकाला है। हालांकि अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, तो वो अपना भारत ही है, क्योंकि इंडिया में 230 मिलियन लोग अभी भी बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो ये नंबर है 1.1 बिलियन, लेकिन भारत में गरीबों की संख्या है 230 मिलियन। फिर इसी तरीके से भारत में राष्ट्रीय स्तर का भी बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी हुआ है। आपको बताना है कि इसके अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूं कि जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी हुआ है, इसको जारी किया है नीति आयोग ने। भारत में जो नीति आयोग है उसी ने इस इंडेक्स को जारी किया है। हालांकि इसने UNDP की हेल्प ली है इसको तैयार करने में। तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। इसमें बताया गया है कि पिछले 5 सालों में भारत ने टोटल 135 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये पिछले 5 साल का डेटा है, यानी कि 13.5 करोड़ लोगों को भारत ने पिछले 5 सालों में गरीबी से बाहर निकाला है। वहीं अगर हम ये देखें कि भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार। यहाँ की लगभग 33% पॉपुलेशन जो है वो बहुआयामी गरीबी में जी रही है। सबसे गरीब यूनियन टेरिटरी की अगर बात की जाए तो वो है दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव। ये जो है यहाँ पर 9% लगभग पॉपुलेशन जो है वो बहुआयामी गरीबी में जी रही है। तो इस क्वेश्चन में राज्य के बारे में पूछा गया है, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर पाएंगे अगर आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखते हैं। 12 से लेकर के 16 जुलाई तक राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 कौन से शहर में आयोजित की गई है? तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई है, यानी कि वेटलिफ्टिंग की चैंपियनशिप हुई, वो इस बार भारत की मेजबानी में हुई है। तो भारत में कहाँ पर हुई है? भारत में यूपी के ग्रेटर नोएडा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रेटर नोएडा में जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है वहीं पर इसका आयोजन हुआ है। भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण कौन से शहर में किया गया है?
सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में पहली बार वैदिक कल्चर पर आधारित एक पार्क बनाया गया है और ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, भारत की वैदिक संस्कृति पर आधारित ये जो पार्क बनाया गया है इसको वेद वन पार्क नाम दिया गया है, वेद वन पार्क। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। देन ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कौन से देश के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पहला विदेशी परिसर जो है वो स्थापित किया जाएगा तंजानिया के अंदर। तंजानिया का एक शहर है जिसका नाम है जंजीबार, और यहीं पर भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस ओपन किया जाएगा। हाल ही में जो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तंजानिया की यात्रा पर गए हुए थे, तो उसी दौरान इससे रिलेटेड समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर कौन सा आईआईटी संस्थान जो है वो अपना कैंपस ओपन करेगा, तो वो है आईआईटी मद्रास। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है कि आईआईटी की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि तंजानिया के जंजीबार में आईआईटी का कैंपस ओपन होने वाला है, तो उसी की डायरेक्टर जो है एक महिला को बनाया गया है। तो ये आईआईटी की पहली महिला डायरेक्टर बनी है जिनका नाम है प्रीति अगलायम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मलेशिया कंट्री के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किसने किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये आप सभी जानते हैं कि बेंगलुरु के अंदर बेस्ड एक भारतीय कंपनी है। बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय हाल ही में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के अंदर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है। तो साईं हीरा नामक जो ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है ये आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में बनाया गया है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नरेंद्र मोदी। 23 जुलाई को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कौन से स्थान पर भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है। तो भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची स्टैचू बनाई जाएगी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में, और इसी की आधारशिला हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने रख दी है। आपको बता दूं कि ये जो स्टैचू है वो 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। जगदीप धनखड़ जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, इन्होंने 4 महिला सांसदों को हाल ही में उपसभापति पैनल के अंदर नामित किया है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो जुलाई महीने के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिन 4 महिला सांसदों को वाइस चेयरमैन पैनल के अंदर नामित किया था, उनके सभी के नाम हैं सुलता देव, फिर हैं पीटी उषा। तो यहाँ पर यही आंसर गलत होगा, पीवी सिंधु के जगह पीटी उषा को नामित किया गया है। सो आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर इसके बाद डॉक्टर फौजिया खान हैं और एस मांगनोन कोन्याक हैं। तो 4 लोगों को यहाँ पर 4 महिला सांसदों को उपसभापति पैनल के अंदर नामित किया गया था, सुलता देव को, पीटी उषा को, डॉक्टर फौजिया खान को और एस मांगनोन कोन्याक को। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन गई हैं। तो नागालैंड जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, वहां से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य बनी है एस फांगनोन कोन्याक। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो सैफ चैंपियनशिप क्या है, ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है जो कि साउथ एशिया के लेवल पर आयोजित किया जाता है। तो इस बार ये भारत में ही हुआ था और भारत ने ही इसको जीत लिया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर भारत ने फाइनल में कुवैत की टीम को हराया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा युवा भारतीयों के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है। तो हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने युवा भारतीयों के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस योजना के तहत क्या होगा, तो इस योजना के तहत भारत के ऐसे युवा जो कि 18 से 30 साल के बीच में हैं, उनको 2 साल के लिए ब्रिटेन में काम करने के लिए, वहां पर रहने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए ब्रिटेन का वीजा इजीली मिल जाएगा।
तो इस तरीके से ब्रिटेन में उनको काम करने का अवसर मिलेगा। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कितने सालों के लिए भारतीय युवाओं को ब्रिटेन का वीजा मिलेगा, तो वो है 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे स्पोर्ट के बारे में पूछा गया है कि पेरिस में आयोजित किए गए विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो हाल ही में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। तो सबसे पहली बात आपको इसके बारे में याद रखनी है कि इसका आयोजन किया गया था फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर भारत के खिलाड़ियों ने टोटल 10 पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर जो भारत को टोटल 10 मेडल मिले हैं, इनमें से 3 तो गोल्ड मेडल हैं, इसके अलावा 4 सिल्वर मेडल हैं और बाकी के जो बच गए यानी कि 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो भारत को जो 3 स्वर्ण पदक मिले हैं, ये कौन से खिलाड़ियों ने जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनमें से 2 खिलाड़ी तो भाला फेंक में हैं, यानी कि सुमित अंतिल और दूसरे खिलाड़ी हैं अजीत सिंह। इन दोनों खिलाड़ियों ने भाला फेंक के अंदर गोल्ड जीता है और जो तीसरे खिलाड़ी हैं उन्होंने गोला फेंक के अंदर जीता है, जिसको शॉटपुट बोलते हैं, और उनका नाम है सचिन खिलाड़ी। तो बस आपको इस टूर्नामेंट में इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये रहा अगला सवाल, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का विलय कब से प्रभावी हो गया है। तो एचडीएफसी लिमिटेड जो कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये मुंबई के अंदर बेस्ड है और इसका हाल ही में मर्जर हो गया है एचडीएफसी बैंक के अंदर, यानी कि जो एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी थी वो अब एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो चुकी है और ये मर्जर प्रभावी हुआ है 1 जुलाई 2023 से। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 जुलाई 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस रिवर फ्रंट पर भारत में निर्मित अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया है। तो अक्षर रिवर क्रूज जो है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसको भारत के अंदर ही स्वदेशी रूप से बनाया गया है। तो अभी इसको गृह मंत्री अमित शाह ने साबरमती रिवर फ्रंट पर लॉन्च किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। तो अहमदाबाद में इसको साबरमती रिवर फ्रंट पर शुभारंभ किया गया है। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया गया है। तो हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग का आयोजन किया गया था और ये जो बैठक है ये नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। तो इस बैठक के दौरान फैसला लिया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग, इन सब के ऊपर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी काउंसिल की 50th मीटिंग के दौरान ये रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, जैसे कि कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी रेट को कम कर दिया गया है। पहले इन पर ज़्यादा था लेकिन अब इसको घटा करके 5% कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन से राज्य की सरकार ने वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना शुरू करने की अनाउंसमेंट की है। तो मो जंगल जामी योजना जो है, ये आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इसको शुरू किया है ओडिशा राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस योजना का मेन उद्देश्य है कि ओडिशा राज्य के अंदर जो आदिवासी समुदाय हैं और ऐसे लोग जो कि वनों में रहते हैं, उनके जो फॉरेस्ट राइट्स हैं उनको बढ़ावा देना। तो वनों के जो उनके अधिकार हैं उनको बढ़ाने के लिए ही इसको शुरू किया गया है। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में एशिया लेवल की एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये जो टूर्नामेंट है ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर आयोजित किया गया था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो इस टूर्नामेंट में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। टोटल 27 पदक यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मैं आपको दिखाया दूँ तो ये टूर्नामेंट थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों ने तीसरा स्थान पदक तालिका में हासिल किया था और टोटल 27 मेडल जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जो गोल्ड मेडल विजेता हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो यहाँ से आप इनको रीड कर सकते हैं। देन इसके बाद इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है इसका ऑफिशियल मैस्कट था लॉर्ड हनुमान, यानी कि भगवान हनुमान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व आर्थिक मंच के
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया है। इस इंडेक्स में आपको सिर्फ दो कंट्रीज की रैंक याद रखनी है। एक तो अपना भारत देश और दूसरा टॉप पर कौन सा देश है। तो टॉप पर तो स्वीडन है। स्वीडन ने यहाँ पर टॉप किया है और भारत की बात करें तो भारत को यहाँ पर 67th प्लेस पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत के संचार मंत्रालय ने अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस अलायंस का शुभारंभ किया है। तो भारत में 5G जो है वो कुछ शहरों में शुरू हो चुका है। अब इसके बाद जो 6G होगा तो 6G के लिए इनोवेशन और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एक अलायंस बनाया है जिसका नाम रखा गया है भारत 6G अलायंस। तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे B6GA। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के जो संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ही हाल ही में इसका शुभारंभ किया। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी कितनी है। तो पहले मैं आपको इस रिपोर्ट के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा, फिर हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस यानी कि ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है और इस बार इसका जो समारोह है वो उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आयोजित किया गया था। तो इसी समारोह के दौरान भारत के पर्यावरण मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो पूरी दुनिया में बाघों की आबादी है उसका 75% भारत के अंदर ही निवास करती है। भारत में अभी के समय टोटल टाइगर्स की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 3682। यह नंबर आपको याद रखना है, 3682। और यहाँ पर बताया गया है कि साल दर साल बाघों की जो आबादी है वो भारत में 6.1% की दर से बढ़ रही है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। इसी कारण से इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बाघों की संख्या 785 है। फिर अगर पूछा जाए कि टाइगर रिजर्व, भारत के अंदर जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन से टाइगर रिजर्व में है, तो उसका आंसर होगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पर 260 बाघ हैं। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि बाघों की टोटल आबादी कितनी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3682 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस रिपोर्ट के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है, जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यूनेस्को के द्वारा हाल ही में भारत के एक रेलवे स्टेशन को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड रिसीव किया है भाई खला रेलवे स्टेशन ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो रेलवे स्टेशन है ये मुंबई के अंदर है और ये 169 साल पुराना है। तो हाल ही में इसी को यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड दिया गया है। निम्न में से कौन से राज्य की सरकार ने शहरी जल निकायों के विकास के लिए अमा पोखरी परियोजना की शुरुआत की है। तो पोखर का मतलब आप जानते हैं तालाब होता है। तो जो शहरी क्षेत्र में तालाब हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए ओडिशा राज्य की सरकार ने अमा पोखरी परियोजना की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडिशा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी शुरुआत की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार निम्न में से कौन से देश के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। तो मैं आपको क्रम से सारे बताता हूँ। नंबर 1 पर पूरी दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली सेना है वो है अमेरिका के पास। सेकंड नंबर पर है रसिया की सेना। थर्ड नंबर पर आता है चाइना और फिर चौथे नंबर पर आता है अपना भारत देश। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। यहीं पर अगर आपसे पाकिस्तान का पूछा जाए तो पाकिस्तान जो है इस मामले में 7वें नंबर पर आता है। हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कौन से राज्य के अंदर देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। यानी कि भारत में पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर बनने वाला है जो कि किसी सहकारी संस्था के द्वारा रन किया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा गुजरात के मेहसाणा में। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गुजरात के मेहसाणा जिले में बोरीयावी गांव है, बोरीयावी, और यहीं पर यह सैनिक स्कूल बनाया जाएगा सागर डेयरी के द्वारा। सागर डेयरी जो कि एक सहकारी संस्था है उसी के द्वारा इसको बनाया जाएगा।
देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई स्क्वैश मिक्स डबल चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो हाल ही में एशिया लेवल की स्क्वैश मिक्स्ड डबल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और ये हुई थी चाइना के अंदर। तो इसमें गोल्ड मेडल भारत के खिलाड़ियों ने जीता है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर संधू ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो देश की है उसके नए महानिदेशक बन गए हैं राकेश पाल। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारत में सीनियर पुरुष खिलाड़ियों का चयन करने के लिए जो कमेटी है उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अजीत अगरकर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में अमेजन इंडिया ने कौन सी झील के ऊपर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो अमेजन इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो भारत का पहला तैरता हुआ स्टोर बनाएंगे और ये बनाया जाएगा डल झील के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो डल झील है ये आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। तो यहाँ पर फ्लोटिंग स्टोर अमेजन इंडिया के द्वारा ओपन किया जाएगा। निम्न में से कौन से शहर के अंदर पहला ऊर्ध्वाधर विश्वविद्यालय परिसर स्थापित किया जाएगा? यानी कि भारत में पहली बार वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस बनाया जाएगा। जो परंपरागत तरीके से यूनिवर्सिटी के कैंपस बनाए जाते हैं उनमें ज्यादा जमीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन वर्टिकली अगर बनाया जाएगा तो कम से कम जमीन का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मुंबई और ठाणे के अंदर जमीन की कमी को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। तो मुंबई और ठाणे के अंदर ऊर्ध्वाधर विश्वविद्यालय कैंपस बनाए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। देन इसके बाद अगला सवाल है, 25 जुलाई 2023 को 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित किया गया है? तो हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन जो है इसी को हेली इंडिया समिट भी बोला जाता है। हेली इंडिया समिट, इसके बारे में मैंने आपको समिट्स वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। तो इसका 5वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारत के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि शिवराज सिंह चौहान, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया था। फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है, 25 जुलाई को भारत के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निम्न में से कौन से शहर में 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का उद्घाटन किया है? उड़ान प्रशिक्षण संगठन यानी कि फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, यहाँ पर विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो भारत में 3 नए एफडीओ की हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये तीनों के तीनों बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप इन तीनों का नाम भी देख सकते हैं। पहले का नाम है इंडियन फ्लाइंग एकेडमी, दूसरी है फ्लाई ओला एविएशन एकेडमी, तीसरी भी फ्लाई ओला एविएशन एकेडमी है, लेकिन इसमें से जो सेकंड वाली है ये एक हेलीकॉप्टर एफटीओ है, यानी कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर इसके बाद अगला है, जुलाई 2023 में भारत ने किस देश के साथ में भारतीय रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू कर दिया है? तो जुलाई महीने में भारत ने बांग्लादेश के साथ में इंडियन रुपीज में द्विपक्षीय व्यापार शुरू कर दिया है। यानी कि अब बांग्लादेश के साथ में जो द्विपक्षीय व्यापार होगा उसमें डॉलर के अलावा इंडियन रुपीस के अंदर भी व्यापार किया जा सकता है। जुलाई से लेकर के सितंबर 2023 तक के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना की ब्याज दर क्या होगी? तो आप जानते हैं भारत में जो लघु बचत योजनाएं होती है उनमें ब्याज दर जो है हर 3 महीने के लिए डिसाइड किया जाता है। तो अभी जुलाई से लेकर के सितंबर तक के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, हालांकि ज्यादातर सेम है। तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना जो है उसमें पहले भी 8% था, अभी भी 8% पर बरकरार रखा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको सारे दिखा देता हूँ जो भारत में लघु बचत योजनाएं हैं उन पर जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में ये सारी रेट्स रहेंगी। ठीक है, तो इनमें से सिर्फ 2 में ही बदलाव हुआ है और कुछ बढ़ोतरी की गई है, बाकी सब में सेम है। जो पहले था वही इंटरेस्ट रेट अभी भी मिलता रहेगा। जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम जो है उस पर 8% ब्याज मिलता था, अभी भी 8% ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में ओपन काइलिन 1.0 नामक अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया था कंप्यूटर्स के लिए, उसी तरीके से हाल ही में चीन देश ने अपना खुद का ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया है कंप्यूटर्स के लिए, जिसका नाम है ओपन काइलिन 1.0।
ऑपरेटिंग सिस्टम का तो नाम ओपन काइलिन ही है। 1.0 यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यह इसका पहला वर्जन है। तो चीन ने इसको लॉन्च किया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश के कितने लाइट हाउसों को पर्यटन स्थलों में बदलने का अभियान शुरू किया है? तो लाइट हाउस क्या होते हैं? जहाजों को पुराने टाइम पर नेविगेशन प्रदान करने के लिए लाइट हाउसों का इस्तेमाल किया जाता था। अब के समय इनका इस्तेमाल बचा नहीं है, तो इनको पर्यटन स्थलों के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसीलिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान के तहत भारत में टोटल 75 लाइट हाउसों को टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। आपको बता दूं कि 3 लाइट हाउसों को ऑलरेडी पर्यटन स्थलों के रूप में डेवलप किया जा चुका है, जिसका उद्घाटन कर दिया है सर्बानंद सोनोवाल ने। तो ये कहाँ कहाँ पर है? एक तो द्वारका में है, दूसरा है गोपनाथ में और तीसरा है वेरावल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों के निर्माण के लिए कौन से देश के साथ में समझौता किया है? तो हाल ही में भारत देश ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 एक्स्ट्रा सबमरीन बनाने के लिए फ्रांस कंट्री से समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट 75 के तहत पहले बैच में 6 सबमरीन ऑलरेडी बना करके इंडियन नेवी को दे दी गई है। अब दूसरा बैच शुरू होने वाला है, जिसमें 3 जो पनडुब्बियां हैं वो इंडियन नेवी को बना करके दी जाएंगी। तो इनको बनाएगा कौन? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। लेकिन इसमें भारत की हेल्प करेगा फ्रांस देश, और इसी कारण से फ्रांस के लिए फ्रांस के साथ में समझौता हुआ है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्न में से वो कौन सा शहर है जो कि भारत की पहली कैनाबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। कैनाबिस मेडिसिन परियोजना के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अंतर्गत क्या होगा? कैनाबिस यानी कि भांग की खेती की जाएगी, और यहाँ पर इसलिए खेती की जाएगी ताकि ये रिसर्च की जा सके कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से दवाइयाँ बनाने में किया जा सकता है। तो कैनाबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कर रहा है जम्मू। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जम्मू के अंदर एक संस्थान है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, और इसी को भारत में कैनबिस की खेती करने के लिए लाइसेंस दिया गया है ताकि इस पर रिसर्च की जा सके। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर नाम से एक पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इसके तहत भारत के 6.5 लाख से भी ज़्यादा जो गांव हैं उनका सांस्कृतिक मानचित्रण किया जाएगा। यानी कि भारत के हर एक गांव की जो कल्चरल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डेटा एक वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे कोई भी व्यक्ति इजीली भारत के किसी भी गांव के बारे में जान सकता है। तो इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है भारत के संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन राम मेघवाल। 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो हाल ही में पारंपरिक दवाओं पर यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन पर चर्चा करने के लिए आसियान देशों का सम्मेलन हुआ है, और इसकी मेजबानी अपने भारत देश ने की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये इवेंट जो है वो भारत के आयुष मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा जुलाई 2023 के अंदर जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पर एक साथ देखने वाले हैं, ताकि ये आपको इजीली याद रहें। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले मैंने आपको बता दिया है पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों का सम्मेलन जो हुआ है वो नई दिल्ली के अंदर आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी नई दिल्ली के अंदर ही हुआ है। फिर इन दोनों सम्मेलनों के बारे में मैंने आपको एक साथ बताया था। जो नई उभरती हुई तकनीकें हैं उनसे रिलेटेड जो रिस्क हैं उन पर ये सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 जो सम्मेलन हुआ है वो भारत की अध्यक्षता में हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली औपचारिक बैठक हुई है न्यूयॉर्क के अंदर, और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन ने की थी। फिर आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई है। आसियान और भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनकी इस बार बैठक हुई है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, और इसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर इसके बाद हुई है 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग की बैठक। मेकोंग गंगा सहयोग की जो बैठक हुई है वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर आयोजित की गई थी, और इसमें भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया है।
फिर इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों का जो 23वां शिखर सम्मेलन इस बार हुआ है वो भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया गया है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल कौन से देश के अंदर स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेंटर भारत में बनेगा। साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल यानी कि प्रजातियों के अस्तित्व को बचाने के लिए जो केंद्र बनाया जाएगा वो भारत के अंदर बनने वाला है। 29 और 30 जुलाई को निम्न में से कौन से शहर के अंदर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया है? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो है ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ये आयोजित की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 3 साल पूरे होने पर। आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 2020 में आई थी, तो अब उसको 3 साल हो चुके हैं, इसी कारण से इसका आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। फिर इसी से रिलेटेड अगला सवाल आपके सामने है कि 30 जुलाई को किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो भारत का जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है उसका नाम है उल्लास, तो उसी के लिए मोबाइल ऐप शुरू कर दिया है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम हुआ था उसी के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप उल्लास कार्यक्रम का फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका उद्घाटन किया है भारत के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो एशिया लेवल की भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई है ये कहाँ पर हुई थी? तो ये ग्रेटर नोएडा के अंदर आयोजित की गई है जो कि यूपी में है। 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के अंदर टोटल 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ये जो पीएम किसान समृद्धि केंद्र बनाया गया है इनमें किसानों की हर एक तरह की जो जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से शहर के अंदर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने हाल ही में गुजरात के अंदर राजकोट में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ये गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो कि राजकोट के हीरासर के अंदर बनाया गया है। और पिछले क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र इनको कहाँ से इन्होंने उद्घाटन किया है? तो राजस्थान के सीकर में ये गए थे, राजस्थान के सीकर जिले में, और वहीं से इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि 27 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने सल्फर लेपित यूरिया का शुभारंभ किया है, इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी कि जो सल्फर कोटेड यूरिया है इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यूरिया पर जब सल्फर की कोटिंग की जाती है तो इससे मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा किया जाता है, तो इसको यूरिया गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसी का शुभारंभ हाल ही में पीएम मोदी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब राजस्थान के सीकर में गए थे पीएम मोदी तो वहीं से इन्होंने इसका भी शुभारंभ किया है। निम्न में से कौन से शहर के अंदर सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो सेमीकॉन इंडिया क्या है? भारत के अंदर सेमीकंडक्टर से जो बनने वाले उत्पाद हैं उनके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन होता है और 2023 में यह हुआ है गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसी दौरान एक प्रदर्शनी भी हुई थी, सेमीकॉन इंडिया पर एक प्रदर्शनी भी हुई थी और उसका उद्घाटन किया था गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने। तो दोनों को आपको याद रखना है। फिर ये क्वेश्चन आप लोग बताइए क्या होगा? निम्न में से कौन से देश का विक्टोरिया राज्य अनुमान से अधिक व्यय के कारण राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी नहीं करेगा? तो क्या हुआ है, आप जानते हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वो 4 साल में एक बार होते हैं। तो जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं वो 2026 के अंदर होंगे और इसकी मेजबानी दी गई थी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, विक्टोरिया राज्य ने अनुमान से अधिक व्यय के चलते इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने से मना कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंथनी अल्बनीज।
फिर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस में से है जो कि डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। तो सिकल सेल जो एनीमिया डिसीज होती है, ये रक्त संबंधी एक आनुवंशिक बीमारी होती है और ये भारत में ज़्यादातर जो आदिवासी समुदाय हैं उन्हीं को प्रभावित करती है। तो इसको भारत सरकार ने इसको समाप्त करने का जो टारगेट रखा है वो है 2047 तक के लिए, यानी कि जब भारत की आज़ादी के 100 साल कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। इसकी शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश के शहडोल से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस मिशन के बारे में जो भी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। जैसे कि मध्य प्रदेश के शहडोल से पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को इसकी शुरुआत कर दी है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो है इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के हिस्से के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। इसका टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है। इसका लक्ष्य है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के आनुवंशिक प्रसार को खत्म करना है। और सबसे आखिर में है इसके तहत अगले 3 सालों के अंदर 40 साल से कम उम्र के लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी। तो अभी हम अगला सवाल देखते हैं। देन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 जुलाई को जारी की गई नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का स्थान क्या है। तो 20 जुलाई को जो फीफा रैंकिंग अपडेट हुई थी उसमें भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान है 99वां। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे दुनिया की सबसे बेस्ट फुटबॉल टीम कौन सी है तो वो है अर्जेंटीना की टीम। ये बात भी आपको याद रखनी है। 21 जुलाई 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन से स्थान पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए जो भवन यानी कि बिल्डिंग बनाया गया है हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में बनाया गया है और इसका उद्घाटन किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में बताया गया है कि पूरी दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो है सिंगापुर का, जबकि भारतीय पासपोर्ट की रैंक है 80वीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप इजिली कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अंदर कौन सा देश शीर्ष पर है, यानी कि किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो है सिंगापुर का पासपोर्ट। यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन से प्रसिद्ध लेखक को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। पेन पिंटर पुरस्कार जो है ये एक साहित्यिक पुरस्कार है जो कि इंग्लैंड की पेन नाम की संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार ये पुरस्कार दिया गया है माइकल रोसेन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नौसेना का अगला संचालन प्रमुख किसे नामित किया है। तो अमेरिकी नौसेना का जो संचालन प्रमुख होता है वो यूएस नेवी का सर्वोच्च रैंक का अधिकारी होता है। तो अमेरिकी नौसेना के अगले संचालन प्रमुख के रूप में नामित किया गया है लीजा फ्रेंचेटी को, जो कि एक महिला हैं। और इस तरीके से अगर ये वहाँ की नौसेना की प्रमुख बन जाती हैं तो ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास में पहली महिला प्रमुख बन जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, ये जो बुक हाल ही में लॉन्च की गई है इसके लेखक कौन हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर ये बुक लिखी है मेमोरीज नेवर डाई। तो इस बुक को 2 लोगों ने मिलकर के लिखा है, डॉक्टर वाई.एस. राजन और डॉक्टर एपीजेएम नाजिमा मरेक्यार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों ने। 8 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान पर रेलवे विनिर्माण इकाई की आधारशिला रख दी है, यानी कि यहाँ पर रेलवे के इंजन और कोचेस बनाए जाएंगे। तो ये कहाँ पर इकाई स्थापित की जाएगी, इसको तेलंगाना के काजीपेट के अंदर स्थापित किया जाएगा। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल ये है कि भारत की पहली प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण कहाँ पर किया गया है। भारत की पहली प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री। जापान भारत समुद्री अभ्यास का 7वां संस्करण जिसका नाम है जीमैक्स 23 कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है। तो जीमैक्स का मतलब होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज।
तो ये भारत और जापान की नौसेना के बीच में होता है। इसका 7वां संस्करण इस बार विशाखापत्तनम के अंदर आयोजित किया गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर के अंदर भारत अपना एक आईआईटी परिसर की स्थापना करेगा? तो यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा, अभी मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस जो है वो ओपन किया जाएगा तंजानिया के जंजीबार के अंदर। तंजानिया के जंजीबार के अंदर आईआईटी मद्रास के द्वारा एक कैंपस बनाया जाएगा जो कि भारत के बाहर आईआईटी का पहला कैंपस होगा। लेकिन इसके बाद एक और समझौता हो चुका है, वो समझौता यूएई के साथ में हुआ है। तो इसी तरीके से भारत जो है वो यूएई के अंदर भी एक आईआईटी परिसर स्थापित करेगा, लेकिन इसको स्थापित करेगा आईआईटी दिल्ली। तो दोनों में आपको फर्क याद रखना है। आईआईटी दिल्ली इसको स्थापित करेगा और ये वहाँ की राजधानी अबू धाबी के अंदर स्थापित किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपको ये समझ ना आया हो तो एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है, इजीली आपको याद रहेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। हाल ही में भारत ने यूपीआई को किस कंट्री के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म से लिंक करने के लिए यानी कि जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत का जो यूपीआई है यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको यूएई कंट्री के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म से लिंक किया जाएगा। तो इसी के लिए हाल ही में समझौता हुआ है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। जब पीएम मोदी यूएई की यात्रा पर इस महीने गए थे तो वहां पर भारत और यूएई के बीच में टोटल 3 एग्रीमेंट्स हुए थे। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो आप सभी जानते हैं कि जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, ये महिलाओं के लिए एक बचत योजना है। इसमें 2 लाख रुपए महिलाएं निवेश कर सकती हैं और उस पर उनको 7.5% का ब्याज मिलता है। तो अभी तक क्या था, जब इस योजना को शुरू किया गया था तो भारत के जो 1.5 लाख डाकघर हैं उन्हीं के माध्यम से इस योजना को उपलब्ध कराया गया था। लेकिन भारत का पहला बैंक जिसने इस योजना को उपलब्ध कराया है वो है बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मैंने इस योजना के बारे में लिख दिया है, आप इजिली यहाँ पर पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन से राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजेह कोथा नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो मानव और हाथी के बीच में होने वाले संघर्ष को कम करने के लिए गजेह कोथा नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया है असम की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद अगला सवाल है, कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो कनाडा ओपन जो है ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट हाल ही में हुआ है और इसमें मेन सिंगल्स को जीत लिया है भारत के लक्ष्य सेन ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, वायुसेना दिवस परेड 2023 कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इंडियन एयरफोर्स डे जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस साल 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना दिवस पर जो परेड होगी वो प्रयागराज के अंदर आयोजित की जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जुलाई 2023 के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे, क्योंकि ये डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन भी होता है और इसी दिन उनकी डेथ भी हुई थी। फिर 1 जुलाई को ही मनाया जाता है भारत में जीएसटी दिवस। 11 जुलाई को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसकी इस बार थीम रखी गई है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। फिर इसके बाद 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। इसकी इस बार थीम रखी गई है स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ए ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। फिर इसके बाद 17 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। देन इसके बाद 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। और इसके बाद आगे देखते हैं 24 जुलाई को होता है आयकर दिवस जो कि भारत में सीबीडीटी के द्वारा आयोजित किया जाता है। देन इसके बाद 26 जुलाई को होता है कारगिल विजय दिवस, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल पर विजय हासिल की थी। फिर इसके बाद 28 जुलाई को होता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। नेचर कंजर्वेशन के लिए यह दिन मनाया जाता है 28 जुलाई को।
वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023 की थीम रखी गई है फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। देन इसके बाद 28 जुलाई को ही होता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो कि लीवर से जुड़ी एक बीमारी है। तो इस बार इसकी थीम रखी गई है वन लाइफ वन लीवर। फिर इसके बाद 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे। इस अवसर पर एक रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर जुलाई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स कराए, ये आपको ध्यान रखने हैं। सो अभी आगे देखते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो जुलाई महीने में जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे और इस दौरान भारत और श्रीलंका के बीच में टोटल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन कौन से समझौते हैं। इनमें ये आपको जरूर याद रखना है कि भारत के यूपीआई और इसी तरीके से श्रीलंका का जो लंका पे है, इन दोनों को इंटरलिंक करने के लिए एक समझौता हुआ है। बाकी एग्रीमेंट जो हैं उनको भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? नोमैडिक एलिफेंट नाम का जो अभ्यास होता है, ये भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यानी कि इसमें भारत और मंगोलिया की जो आर्मी है वो एक साथ हिस्सा लेते हैं। तो इस बार कहाँ पर हुआ है ये? इस बार ये आयोजित किया गया है मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर के अंदर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। आपको बताना है कि 13 और 14 जुलाई को आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो आसियान और भारत के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो आयोजित की गई है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। और इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो इंडोनेशिया की यात्रा पर गए हुए थे। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग विदेश मंत्रियों की बैठक कौन से स्थान पर आयोजित की गई है? तो मेकोंग गंगा सहयोग तंत्र की जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई वो आयोजित की गई है बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। सो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होगा। और इसमें भी आप देख सकते हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है। देन इसके बाद अगला सवाल है टाइफून डोक्सोरी, जिसको सुपर टाइफून एगे के नाम से भी जाना जाता है, इसने सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से देश को किया था? तो यहाँ पर आप इसका पाथ देख सकते हैं। इसने फिलीपींस, ताइवान और चीन को अफेक्ट किया था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित किया है फिलीपींस कंट्री को। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत और किस देश ने अवैध और खतरनाक दवाओं की अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया था? तो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है इसको चलाया था भारत और अमेरिका ने मिलकर के। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मेन मकसद था कि अवैध और खतरनाक दवाओं का जो अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट जा रहा है उसको रोकना। फिर ये क्वेश्चन स्पोर्ट अवार्ड से है। आपको बताना है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता है? यानी कि 2022-23 सीजन में भारत के सबसे बेस्ट पुरुष फुटबॉलर कौन रहे हैं? तो उनका नाम है लालियानजुआला चांगते। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। महिलाओं में अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन देखिए महिलाओं में बात करता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मनीषा कल्याण। लगातार दूसरी बार ये भारत की सबसे बेस्ट महिला फुटबॉलर बनी है। जूनियर महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो भारत की जो जूनियर लेवल की महिला हॉकी टीम है उसके नए हेड कोच बन गए हैं तुषार खांडेरकर। सो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तुषार खांडेरकर जो है वो जूनियर हॉकी टीम के नए कोच बन गए हैं महिलाओं की टीम के। 30 जुलाई 2023 को भारत की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने कौन से रॉकेट की मदद से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो हाल ही में इंडिया ने यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च कर दिया है। और इनको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया उसका नाम है PSLV C56। PSLV C56 के जरिए जिन 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सभी के सभी सिंगापुर के सैटेलाइट हैं। इनमें जो सबसे मेन सैटेलाइट है उसका नाम है DSSAR, जो कि सिंथेटिक एपर्चर रडार से लैस है, यानी कि ये किसी भी समय धरती की क्लियर इमेज ले सकता है।
निम्न में से कौन सा राज्य साल 2024 में फिल्मफेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो फिल्म फेयर अवार्ड्स का जो नेक्स्ट एडिशन होने वाला है यानी कि 2024 में, उसको होस्ट करेगा गुजरात राज्य। ये पहली बार है जब गुजरात जो है वो फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी करेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कोरिया ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीत लिया है? तो कोरिया ओपन 2023 जो है ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट था और इसमें मेंस डबल्स को जीत लिया है भारत की जोड़ी ने, यानी कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन से राज्य की कैबिनेट ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो कोई भाषा जो है ये भारत के ओडिशा राज्य की एक लोकल लैंग्वेज है और इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए ओडिशा कैबिनेट ने हाल ही में इसको मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडिशा। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल अभी के समय कितनी भाषाएं हैं, तो आपको बताना है 22। टोटल 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यानी कि जो वित्त वर्ष बीत चुका है उसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा राशि पर किस दर से ब्याज को मंजूरी दी गई है? तो जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम है उस पर जमा राशि पर 8.15% का ब्याज दिया जाएगा। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा 8.15%। सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में गवर्नमेंट ने जो भारत के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ई सरस ऐप। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एलिवेटेड टैक्सी वे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला एयरपोर्ट जहां पर एलिवेटेड टैक्सी वे है। एलिवेटेड का मतलब है कि यहाँ पर जो टैक्सी वे है वो जमीन से थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाया गया है जिससे नीचे से जो गाड़ियां हैं वो भी गुजर सकती हैं। तो एलिवेटेड टैक्सी वे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट जो है वो बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर मैं आपको दिखाया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, हाल ही में उन्होंने दिल्ली के एयरपोर्ट पर दो चीज़ों का शुभारंभ किया है। एक तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जो नया रनवे बनाया गया है यानी कि जो दिल्ली एयरपोर्ट का चौथा रनवे है उसका उद्घाटन किया है, और दूसरा है डुबल वे एलिवेटेड टैक्सी वे जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये एलिवेटेड है यानी कि नीचे से गाड़ियाँ गुजर सकती है। तो ये एलिवेटेड टैक्सी वे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। साथ ही साथ जो दिल्ली का एयरपोर्ट है ये 4 रनवे वाला भी भारत का पहला एयरपोर्ट है। भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की जो राष्ट्रीय स्तर की महिला वॉलीबॉल टीम है उसके नए कोच बन गए हैं रविंद्र बंसटू। तो रविंद्र बंसटू जो कि हिमाचल प्रदेश की हैं इनको अपॉइंट किया गया है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए 2021-22 के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? तो ये जो इंडेक्स होता है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, इसमें पता चलता है कि भारत के कौन से राज्य का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूली शिक्षा प्रणाली है, वो कितनी बेहतर है। तो इस इंडेक्स के अंदर भारत के राज्यों को टोटल 10 ग्रेड बांटे गए हैं। 10 में से कोई ग्रेड 1 मिलता है। तो चंडीगढ़ जो है उसका प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। सो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरीके से जिला स्तर पर भी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें जो है वो भारत का जो जिला टॉप पर है वो है बरनाला जिला जो कि पंजाब के अंदर है। इसका प्रदर्शन जो है वो जिलों में सबसे बेहतर है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 जुलाई को भारतीय नौसेना प्रमुख यानी कि एडमिरल आर हरिकुमार ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट जहाज INS कृपाण कौन से देश को सौंप दिया है? तो INS कृपाण जो जहाज है ये भारत का स्वदेश निर्मित एक मिसाइल कॉर्वेट जहाज है। तो ये एक छोटा जंगी जहाज है जो कि 1991 के अंदर इंडियन नेवी में शामिल किया गया था, लेकिन 32 सालों तक भारत की सेवा करने के बाद अब इसको वियतनाम देश को गिफ्ट कर दिया गया है। तो वियतनाम को भारत के नौसेना प्रमुख ने इसको सौंप दिया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा
और अब इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 14 जुलाई को इसरो ने कौन से प्रक्षेपण यान से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। दूसरा सवाल है कि भारत में 26 विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है। और तीसरा सवाल है कि भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कौन से देश के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताने हैं। तो इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने पूरे जुलाई महीने से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से कवर किया है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर देखते ही कर पाएं। तो यहाँ पर आपने देखा हर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। आपको बस इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज करना है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। 2023 के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें सारे टॉपिक्स की वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से किसी अन्य वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।